बंद कर दो। Terminal value method. Inflows received every year from a given project should not remain idle. These must be reinvested till the end of project. The final values of each reinvestment, the final values of each reinvestment should be found. Then one should find out present value of total final value and compare with present value of outflows. सर ये क्या नाटक है, जरा एक्सप्लेन करेंगे? हाँ जी, ये देखिएगा। भाई ध्यान दीजिएगा। मैं आपको बोलूँ एक प्रोजेक्ट में आज 30 लाख रुपीस का आउटफ्लो है और इस प्रोजेक्ट से पहले साल में 4 लाख रुपए का इनफ्लो हुआ, दूसरे साल में 7 लाख का इनफ्लो हुआ, नेक्स्ट में 6 लाख का हुआ, नेक्स्ट में 10 लाख का हुआ, नेक्स्ट में 8 लाख का हुआ और नेक्स्ट में भाई 12 लाख का इनफ्लो हो रहा। हम लोग प्रेजेंट वैल्यू मेथड में क्या करते थे, ये 4 लाख की आज की वैल्यू, 7 लाख की आज की वैल्यू, 6 लाख की आज की वैल्यू, 10 लाख और 8 लाख और 12 लाख की आज की वैल्यू निकालकर 30 लाख के साथ कंपेयर कर देते थे। ये मेथड थोड़ा अक्लमंदी से भरा मेथड है। बोला ये प्रोजेक्ट चलने वाला है सपोजिंगली 6 इयर्स तक। पहले साल में जो इनफ्लो आएगा 4 लाख रुपए का, उसको इन्वेस्ट कर दीजिए टिल हेयर। कितने सालों के लिए? 5 इयर्स के लिए इन्वेस्ट हो जाएगा। बोला ये जो फंड्स आए ये खाली पड़े रखकर क्या करेंगे, इसको री इन्वेस्ट कर दीजिए, कहीं बैंक में जमा कर दीजिए, कहीं और कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है उसमें लगा दीजिए। ये 4 लाख प्लस बन जाएगा 5 सालों में। बोला ये जो 7 लाख रुपए आया इसको री इन्वेस्ट कर दीजिए 4 साल के लिए। ये क्या बन जाएगा? 7 लाख प्लस कुछ और कमाई करके बन जाएगा। ये वैल्यूज क्या आ रही हैं? टर्मिनल वैल्यूज। टर्मिनल वैल्यू का मतलब जो एंड की तरफ की वैल्यू होती है। टर्मिनेट मतलब खत्म करो, एंड करो, तो एंड की तरफ ये वैल्यूज भाई उधर ये तो ग्रो करती जा रही है। ये जो 6 लाख आएगा उसको भी री इन्वेस्ट कर दीजिए इस 3 साल के लिए, भाई 3 इयर्स के लिए री इन्वेस्ट हो गया। ये जो भाई 10 लाख आएगा मतलब आपको मिला भाई पिछले वाले से 6 लाख प्लस 10 लाख रुपया 2 साल के लिए इन्वेस्ट हो गया, 10 लाख प्लस हो गया। ये जो नेक्स्ट ईयर में 8 लाख रुपया आया ये 1 साल के लिए इन्वेस्ट हो गया, ये भी कुछ ग्रो करके बन गया। ये 12 लाख रुपए आया, ये तो भाई 12 का 12 ही रहा। ये सारा जो टोटल आप देख रहे हैं डेफिनेटली भाई उधर 30, 36 एंड 43 एंड 40, 47 लाख से तो ज्यादा ही होगा। बोला करना क्या है, ये सारी टर्मिनल वैल्यूज जो फाइनल वैल्यूज हैं
इसकी आज की डेट की जो प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द टोटल टर्मिनल वैल्यू, वो निकाल लीजिए। मान लीजिए आ गई 36 lakhs, बोला तब ये दोनों को कंपेयर करिए, और जो नेट फिगर है वो क्राइटेरिया है डिसीजन मेकिंग का। यू सी व्हाट इज हैपनिंग, inflows received every year from a given project should not remain idle, खाली नहीं पड़ा रहना चाहिए वो फंड। These must be reinvested till the end of the project. The final values of each investment should be found. हर एक reinvestment की final value निकालिए। Then one should find out present value of total final value, terminal value, and compare with present value of outflow to make your decision. Is it fine? Have you understood? चलिए बना दीजिए, सीधा प्रॉब्लम बना दीजिए। क्वेश्चन है जी, outlay rupees 10 lakh, life of project 5 years, cash inflows rupees 4 lakh in each of the years, cost of capital, डिस्काउंटिंग रेट जी जो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए यूज करेंगे is 10% per annum. Expected interest rate at which cash inflows will be reinvested are 6%, 6%, 8%, 8%, 8%. Use terminal value method for deciding whether the project is acceptable. बना दीजिए, आप बनाएंगे इसको।
इतना टाइम इसको वर्कआउट करने के लिए काफ़ी था जी। इधर देखें भाई, अवलक ये आपको बोल रहे हैं कि 10 लाख रुपए का आज आउटले है, आउटफ्लो है जी। पहले साल के एंड में 4 लाख, दूसरे साल के एंड में 4 लाख, 4 लाख और ये 4 लाख और ये 4 लाख आने वाले। ये आपको बोल रहे हैं कि अगर आपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, पहले साल में इन्वेस्ट करेंगे तो कितना % ब्याज भाई मिलेगा? 6% पर, तो उससे 6% ब्याज मिलेगा। कितने साल तक? फॉर 4 ईयर्स। देखिए 1 2 3 4 यहाँ तक पहुँचा। ये जो सेकेंड ईयर में इन्वेस्ट करेंगे इस पर भी ब्याज कितना % मिलेगा भाई? सेकेंड ईयर में भी इन्वेस्टमेंट पे 6% ब्याज मिलेगा फॉर 3 ईयर्स। ये 4 लाख रुपया जो आएगा, इनफ्लो आने वाला है भाई उधर, इसको भी अगर आप इन्वेस्ट कर देंगे ये 8% मिलने वाला है फॉर 2 ईयर्स। और ये वाला जो 4 लाख इन्वेस्ट करेंगे इस पर भी 8% मिलने वाला है क्या जी? 1 साल के। और ये 4 लाख इन्वेस्ट करेंगे तो 0 पीरियड के लिए। कैन वी अंडरस्टैंड? हाँ जी। फाइनल वैल्यूज, ये FW इज फाइनल वैल्यू, लिख दूं क्या? ऑफ ऑल इनफ्लोज, फाइनल वैल्यूज ऑफ ऑल इनफ्लोज एट द एंड ऑफ 5th ईयर। भाई कैसे निकालते हैं फाइनल वैल्यू? यार ये था ना PO, ये वैसे फॉर्मूला भी है फाइनल, और ये एनुटी है, मैं फाइनल वैल्यू निकाल सकता हूँ। आई कैन फाइंड आउट फाइनल वैल्यू, फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ। बट ठीक है जी, उधर ये क्या जी? 4 लाख रुपया पहला वाला इन्वेस्टेड एट व्हाट रेट? 6%। फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 4 ईयर्स। नेक्स्ट 4 लाख इन्वेस्टेड, एनुटी तो है बट रेट अलग अलग है ना। एक 6 फिर तो 8% हो गया। अगर पूरा 6% होता तो मैं फॉर्मूला यूज करता एनुटी का। ये देखिएगा, ये वाला फॉर्मूला, एनुटी अपॉन आई 1 + i पार में n - i, ये मैं यूज कब करता? ये तब मैं यूज करता अगर वो 6% का 6% ही मिलना होता। ये तो बोल रहा भाई इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अलग अलग रेट मिलेगा, इसलिए अलग अलग निकालना पड़ रहा। भैया समझ रहे हैं? 3 साल के लिए इन्वेस्टेड। ये जो तीसरा 4 लाख आया, इन्वेस्टेड एट 8% फॉर 2 ईयर्स। ये वाला जो 4 लाख आया, इन्वेस्टेड फॉर 8% 1 ईयर। और ये जो लास्ट में 5th ईयर के एंड में 4 लाख आया, इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 8% वो 0 पीरियड। समझ रहे हैं भाई? जरा बोलेंगे 4 लाख इंटू करिए जरा, 1.06 इंटू इज इक्वल टू पहले करिए 1.06 इंटू इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय 4 lakhs। बोलिए 5.04 एग्जैक्ट बोलिए। 5,04,990। ऐसा बोलिए ना भाई, उल्टा पुल्टा क्यों बोल रहे? नेक्स्ट बोलिए जी। 4 लाख इंटू 1.06 इंटू 1.06 इंटू 1.06 कितना जी? 4 लाख 464। नेक्स्ट वाला बोल दीजिए 4 लाख इंटू 1.08 इंटू 406 बोलिए 4 लाख इंटू 1.08 इंटू 1.08
6656 आगे 0। ये भाई बोल दीजिए 432 और ये 4 लाख। तो जो भी इनफ्लोज आए हर साल हमने उनको री इन्वेस्ट कर दिया। टोटल फाइनल वैल्यू कितनी मिल रही है जी, जरा टोटल बोलिएगा। किस 22 लाख समथिंग 22 लाख कितना 79। अब भाई प्लीज समझिए, अब लुक 10 लाख मेरा आज जा रहा है और मेरे को भाई टोटल टर्मिनल वैल्यू जो मिल रही है, टर्मिनल वैल्यू वो इतनी मिल रही है 22,79,956। मेरे को इसकी प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं भाई, उधर पीओ इज इक्वल टू पी एन 1 + आई पावर में एन। ध्यान है ना आपको? बोलिए व्हाट इज पी एन 22,79,956 डिवाइडेड बाय 1 प्लस बाई डिस्काउंटिंग रेट। क्वेश्चन में भाई अगर आपको मैं दिखाऊं तो 10% का दिया था डिस्काउंटिंग रेट। सही औकात निकालने के लिए जो रेट है, जिसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल भाई आप ये बोल रहे हैं। पावर में क्या दी 5 भाई, दिस इज 22,79,956 1.10 पावर में 4 1.10। मेरे पास एक फिगर है 14,15,673। आ रहा है क्या? आ रहा है ना? 14,15,673। सो भाई जरा देखिएगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू यूजिंग टर्मिनल वैल्यू मेथड 14,15,673 आ रहा है और घर से जा रहा है 10 लाख। घर में बचेगा कितना? 4,15,670। ये बचा है, ये बचा है जी हमारे मेथड के हिसाब से। इज द मेथड क्लियर टू यू? अजय आइए नेक्स्ट, मेथड नंबर 5। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड ऑब्लिक बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। भाई जरा समझिएगा, ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड या बेनिफिट कॉस्ट रेशियो है क्या? प्रॉफिटेबिलिटी index is present value of all inflows upon present value of all outflows। भाई रुकिए तो, सर ये तो एनपीवी मेथड का भाई लग रहा है। एकदम एकदम सही सोच रहे हैं, एनपीवी मेथड का भाई ही है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक प्रोजेक्ट में आपका 10 लाख रुपए आपने डाला, 4 साल का प्रोजेक्ट है और इससे भाई 4-4 लाख रुपया घर में आ रहा है, ऐसे ही। और बोलूं इन सब की जब हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली सारे इनफ्लोस की,
तो 12,60,000 रुपया भाई उधर इनकी प्रेजेंट वैल्यू आई। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का मतलब क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इनफ्लोज और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल आउटफ्लोज। जरा देखिएगा ये वैल्यू क्या है साहब। दिस इज अ वैल्यू विच इज ग्रेटर देन a value greater than 1 would come only if the numerator present value of all inflows is greater। ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा होगी, इनफ्लोस की प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा होगी, तभी 1 के ऊपर आएगा। दिस इज द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। यही फॉर्मूला है इसका। क्या जी? व्हाट इज द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग? दैट इज अ प्रोजेक्ट is okay only if profitability index is greater than 1। लॉजिकल? अजी सही है ना? जरा देखिएगा तो a situation, अगर मैं बोलूं प्रोजेक्ट्स ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी, इनका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स which is also called benefit cost ratio। बेनिफिट बोले तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज, कॉस्ट बोले तो क्या दी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट ए का है भाई 2.5, इसका 1.8, इसका 1.15। रैंकिंग अगर मैं करूं, रैंकिंग इन दिस मेथड, रैंकिंग इन दिस मेथड, तो ये रैंक 1, ये रैंक 2 और ये रैंक, जिसका हाईएस्ट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, उसके भाई इनफ्लोज और आउटफ्लो के डिफरेंस हाईएस्ट है। भैया समझ रहे हैं? हाँ, आर वी श्योर? द मेथड has a serious defect। It does not consider the magnitude, that is quantity, of inflow and outflows। It only considers the final value of index। भाई जरा देखिएगा, present value of inflow upon present value of outflow। दादा देख पाए, 3,000 lakh rupees over 2,000 lakh rupees, project by 1A, project B
50 lakh rupees, 5 lakh rupees. अजी 8 लाख रुपया एंड 50,000 रुपया। इसका भाई प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या है? 16। इसका क्या है? 5। और इसका क्या है? 1.5। तो इसका डिफेक्ट क्या है? ये इसको रैंक करेगा 1, इसको रैंक करेगा 2 और इसको रैंक करेगा 3। और जबकि देखिए नेट इसमें 7.5 लाख ही बच रहा है, इसमें नेट 40 लाख बच रहा है, इसमें 1000 लाख बच रहा है, फिर भी इसको चूज नहीं किया। क्यों? बोला इसका तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स लोएस्ट है, 1.5 है। तो कितना इन्वेस्ट हो रहा है और कितना इनफ्लो आ रहा है वो तो कंसिडर करने की इस मेथड की ताकत ही नहीं है। तो ये इसका सबसे बड़ा डिफेक्ट है। ठीक, इस मेथड पर मैं प्रॉब्लम नहीं बनाऊंगा, आप सीधा एक्सरसाइज से कर सकते हैं। इनफ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू निकालना आता है, आउटफ्लोज का तो वैल्यू प्रेजेंट ही दिया होता है, अनलेस आपको निकालने की जरूरत है। तो मेथड इज ओवर। इसको बेनिफिट कॉस्ट रेशियो मेथड भी बोलते हैं। 5 मेथड खत्म हो गए हमारे। इज इट फाइन? Next method, number 6. Internal rate of return, IRR method. भाई साहब ये देखिएगा, मान लीजिए एक प्रोजेक्ट में मेरा आउटफ्लो है 10 लाख रुपए, ध्यान दीजिए, और मैं बोलूं मेरे इनफ्लोज हो रहे हैं 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख। ध्यान दीजिए, मैं अगर आपको बोलूं ये जो 16 लाख रुपया भाई अलग अलग टाइम पर मिल रहा है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू अगर मैं बोल दूं इज इक्वल टू 10 लाख, मतलब कि जो मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो है 10 लाख और जो मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो है वो भी 10 लाख, तो मेरा नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगा जी उधर? द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम रेट ऑफ डिस्काउंटिंग भी बोलते हैं, एट विच NPV becomes 0 is called internal rate of return. So internal rate of return मतलब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पर भाई उधर मेरे सारे इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू मेरे आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू के बराबर होता है, सो दैट माई NPV becomes 0। कुछ समझ आ रहा है? IRR का डेफिनेशन है ये। It is the most important rate which an investor
should determine it is also called the cutoff point. भाई ये रेट पर अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है IRR वाले रेट पर, तो ना तो उसके घर में कुछ बचने वाला, ना तो घर से कुछ जाने वाला है। तो अगर ये उसको पता चल जाए कितना है, तो उसको भाई डिसीजन लेने में बड़ी आसानी होती है, बिकॉज उसकी कोशिश रहती है कि यार इससे तो ज़्यादा कमाई हो, क्योंकि इससे ज़्यादा कमाई होगी तो घर में कुछ बचेगा। जो कट ऑफ रेट होता है, इसको कट ऑफ रेट इसलिए बोलते हैं कि भाई ये आइडिया दे देता है कि भाई अगर इतना ही कमाया ना तो धंधा करके फायदा नहीं है। इससे भाई कुछ ऐसा इंतजाम, ऐसा रेट होना चाहिए कि हमारा जो इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू है वो हायर हो जाए। तो ये आपको कट ऑफ पॉइंट का भाई एक आइडिया देता है। ओके, मैं लिख रहा हूं, थोड़ा सा भाई ज्ञान लिखना पड़ेगा। इट इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ द टर्म्स, ये देखिएगा, ये बार बार हम लोग आगे यूज करेंगे। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, yield on investment, rate of marginal product of capital, टाइम एडजस्टेड मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं इसको। ये सब नाम है। भाई अगर इतना ही कमा रहे हैं तो धंधा करने का फायदा नहीं है। आपकी कमाई इससे बेटर होनी चाहिए, तब जाके घर में कुछ बचेगा। तो ये डेफिनेशन है जी, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो रेट ऑफ डिस्काउंटिंग है जिस पर आपका भाई उधर इनफ्लोज और आउटफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू बराबर हो जाती है, सो दैट योर एनपीवी इज नल। इसको निकालने का भाई एक तरीका होता है, और तरीका सेट करने के लिए भाई उधर स्टेप सेट करने के लिए, बातें करने के लिए हम एक प्रॉब्लम सिचुएशन क्रिएट करेंगे भाई। देखिएगा भाई, एन एग्जाम्पल, a project requires an investment of rupees 45,000 and would result in an annuity of rupees 18,000 for 5 years. Find ARR. इसका मतलब क्या भाई, समझिएगा। हैव अ लुक कि आपके प्रोजेक्ट में आज आउटले या आउटफ्लो जो है 45,000 रुपये का है, सॉरी, और इससे हर साल आपके घर में 18,000 रुपये आएगा। कितने सालों तक भाई? अगर 5 सालों तक 18,000 रुपये आएगा तो मतलब 90,000 रुपये आने वाला है। बट हमें क्या समझना है कि ये जो 90,000 रुपये आपको भाई उधर मिलने वाला है 5 सालों में, इसकी आज की वी नीड
present value of all inflows to be कितना साहब, रुपीस कितना चाहिए अपने को? 45,000 होना चाहिए। तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ऐसा होगा वही IRR है, दैट इज IRR। तो कैसे निकालते हैं? हाउ डू वी फाइंड आउट दैट? स्टेप 1, फाइंड। एग्जामिनर को भाई इतना लिख के नहीं दिखाते। एस्टिमेटेड payback period, find an estimated, पीछे बैठ रही है, an estimated payback period for the project. प्लीज 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 एग्जामिनर को ये नहीं दिखाना है, ये हमारी आपकी आपस की बात है। ये लिखा हुआ मत दिखाइए, जो कर रहे हैं कैलकुलेशंस वो दिखा सकते हैं। 45,000 रुपीज हर साल अगर 18,000 रुपया करके घर में आता है तो 18 18 36 2 साल, और 18 का आधा 9 45,000, मतलब 2.5 साल में आपके पैसे वापस आ जाएंगे। बट कंसेप्चुअलाइज दिस एज, भाई इसको कैसे कंसेप्चुअलाइज करें आप? ये पेबैक पीरियड सालों में भाई उधर सोचने की जरूरत नहीं, यू शुड कंसेप्चुअलाइज। ये देखिए कि अगर 1-1 रुपए की एन्युटी हो, 1-1 रुपए की 5 साल तक, मुझे उसकी क्या प्रेजेंट वैल्यू चाहिए थी? हमेशा 1 रुपए की टर्म में सोचिएगा, ऑलवेज इन टर्म ऑफ 1 रुपी। 1-1 रुपया करके अगर 5 साल तक जमा किया जाए तो 2.5 रुपये मिलता है भाई, 2.5। तो ये निकालने के लिए आपको सब ट्रायल एंड एरर अप्रोच यूज करना पड़ता है। प्लीज पे अटेंशन भाई। स्टेप 2, कुछ लिखने का नहीं है, कुछ कैलकुलेट करने का नहीं है, समझिए तो हो क्या रहा है। यूज ट्रायल एंड एरर अप्रोच, ये इंस्ट्रक्शन है जी आपके लिए। यूज ट्रायल एंड एरर अप्रोच टू फाइंड 2 rates at which present value of annuity of ₹1 for 5 years would become lesser than, number 1, lesser than 2.5, and number 2, more than 2.5। बस जी यही समझने में सब लोगों को तकलीफ हो जाती है। 1-1 रुपया करके 5 साल तक जमा करें और मुझे उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू 2.5 रुपया चाहिए। इसका इम्प्लीकेशन क्या है ये देखिएगा। लेट मी टेक अ 20% रेट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, क्या फॉर्मूला था जी? एन्युटी अपॉन I, 1 माइनस 1 प्लस I पावर में माइनस n। ध्यान दीजिएगा भाई। एन्युटी कितने रुपए की जी? 1-1 रुपए की।
रेट हमने क्या लिया जी अपने मन से 20%। 1 माइनस 1 प्लस 20%, पार में -5। जरा देखिएगा भाई, 1 डिवाइडेड बाय 0.2 इज 5। 1 माइनस, by guys have a look, this is 1 over 1.2, पार में 5 मतलब एक बार ये एक बार ये। ये फिगर बोली मुझे। 0.401877। ये डिवाइड करके बोल रहे हैं ना, 1 डिवाइडेड बाय दिस। 40187। ठीक है जी, 8 कर दूं इसको भाई? फिगर सही बोला है इन्होंने, 1 अपॉन दिस थिंग। हाँ ठीक है जी। तो अब ये जरा मल्टीप्लाई करके, माइनस करके, मल्टीप्लाई करके फिगर बोलिए। 2.9906। कितना है जी? 2.9906। चलिए भाई रुक जाइए फेलोस, मुझे कितना चाहिए था? ये कितना आ रहा है? उससे ज्यादा। मुझे इससे लोअर वैल्यू चाहिए। अगर आपको लोअर वैल्यू चाहिए तो टेक अ हायर परसेंटेज। मुझे भाई उधर इसकी प्रेजेंट वैल्यू इतनी नहीं चाहिए, मुझे भाई उधर मतलब हायर रेट पे डिस्काउंटिंग होगा। हायर रेट पे डिस्काउंटिंग होगा तो ये जाकर और कम आएगा। मेरे को सिर्फ एक आइडिया देना। देखिए ये आपकी पहली प्रॉब्लम है। ये क्या अप्रोच है जी? शुरुआत में आपको लगेगा पता नहीं यार क्या हो रहा है। एक्चुअली क्या, अगर आपको टेबल्स प्रोवाइड कर दिए जाएं प्रेजेंट वैल्यू के, तो आप देखकर तुरंत दो वैल्यू चूज कर सकोगे, बट नो टेबल्स आर प्रोवाइडेड टू यू इन एग्जामिनेशन। IRR मेथड वो लोग पूछने की हिम्मत भी नहीं करते। करते क्या है, थ्योरी पूछ लेते हैं, ये कंसेप्ट चाहिए, बस स्टूडेंट को लिखने की कैपेबिलिटी चाहिए। बट वो बोलने की बात है ना कि कभी अभी दे दें कभी, और आपको निकालना नहीं आता होगा तो प्रॉब्लम वाली बात होगी। ये देखिए इन्होंने भाई उधर ये, मुझे दो वैल्यू चाहिए, एक 2.5 से थोड़ी सी नीचे हो, एक 2.5 से थोड़ी सी ऊपर। ये देखिएगा भाई, ये वैल्यू निकाल रहे हैं जी 30%। पहले भाई उधर मैं धनाधन ये कर लेता हूँ, देखिएगा 1 प्लस 0.3, ये पार में -5 निकाल लेता हूँ ताकि मैं फटाफट कर सकूँ। बोलिए 1.3 पार में 4, 1.3 पार में 1, ये वैल्यू बोल दीजिए खाली। 3.71293। कितना है जी? 3.71293। हाँ डिवाइड करके बोलिए ना चचा। दीदी हमारा एक थोड़ा प्रोग्राम अपसेट हो गया, एक रिकॉर्डिंग आपकी हो नहीं पाई, नहीं तो वी वुड हैव सेट अप यू नो थिंग्स फॉर यू इंस्टेंटली। आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। बोलिए 0.269329। 269329। भाई रुक जाइए रुक जाइए। अब लोग 30% के लिए ट्रायल एंड एरर अप्रोच चल रही है। इट वुड ओनली गिव यू एन आइडिया कि कौन सी वैल्यू के करीब। ये मैंने मन से लिया है। इफ आई टेक हायर वैल्यू तो भाई इससे थोड़ी लोअर वैल्यू आएगी, हायर परसेंटेज लूंगा। देखिए ना क्या हो रहा है, ये देखिए सीधा लिख रहा हूँ जी, यही स्टेप लिख रहा हूँ। 5 1 माइनस 0.269329। बोलिए हाउ मच इज दिस? वैल्यू सही बोलिए ना आपने?
हाँ जी 3.6533 यार ये वैल्यू मैंने सही नहीं लिखी है क्या? हाँ अपना रिटर्न में तो 5 लिख दिया ना, इट वॉज वॉट 1/0.3। आई एम सो सॉरी। हाँ यार ये स्टेप ये स्टेप 3.65 नहीं नहीं यार, इट कांट बी, बोलिए इट्स ए लोअर वैल्यू आएगा। ये देखिए इसमें वैल्यू डाल रहा हूँ, एनुटी 1, आई कितना 0.3 एंड 1 माइनस दिस थिंग, ये वैल्यू टू पॉइंट 43556। रुक जाइए भाई, गाइस हैव अ लुक। भाई एक वैल्यू जो आ गई वो 2.5 के नीचे वैल्यू है। मुझे 2 वैल्यूज चाहिए होती है भाई, ये मैं सिखा रहा हूं। यूनिवर्सिटी एग्जाम में आने के चांसेस इसके 1% से भी कम है। मेरा चैप्टर खत्म हो चुका है बट मैं सिखाऊंगा, मेरे साथ प्रॉब्लम है। इसको ट्रायल एंड एरर अप्रोच से कैसे निकाला जाता है, कम से कम 2 वर्किंग्स तो करेंगे ही करेंगे। मैंने इसी में वैल्यू डाली है, एनुटी 1, आई 0.3, 1 माइनस 1 प्लस 0.3 पावर में -5, ये वैल्यू पुटअप कर इतना आया है। मुझे 2 वैल्यूज चाहिए, 2.5 से नीचे 2.5 से ऊपर। अब आप खुद सोचिए 2.99 ये लगभग 3 के आसपास है और ये 2.43 2.5 के बहुत करीब तो नहीं बट फिर भी अच्छा खासा करीब है। मुझे 2.5 से थोड़ी ऊपर वैल्यू चाहिए। जरा देखिए ना डिफरेंस कितना है, 0.6 का डिफरेंस है, लगभग 0.6 का। अजी 0.6 का लगभग डिफरेंस है। तो मुझे अगर वैल्यू थोड़ी 2.5 के ऊपर चाहिए तो मुझे एक परसेंटेज लेनी पड़ेगी भाई उधर, 30 से थोड़ी कम। 20-25 ले लूँ? नहीं, 25 लूँगा तो इसके बीचों बीच में कहाँ पहुँचूँगा, 25% पर पहुँचूँगा। इसके एकदम बीचों बीच में पहुँचना है तो 20 और 30 के बीच में 25 के आसपास लगभग पहुँचूँगा, 25%। मेरे को तो भाई उधर थोड़ा और करीब जाना है, इसके करीब जाना है भाई, 28% ले लूँ, 28%, 27% ले लूँ तो मुझे पता चल जाएगा मेरा क्या स्टेटस है। आप इमेजिन कर सकते हो कि क्यों एग्जामिनेशन में नहीं आ सकता है, क्योंकि आपको 3-4 ट्रायल करने पड़ेंगे। ट्रायल एंड एरर अप्रोच है इसकी भाई। एक और शॉर्टर अप्रोच होती है बट जिसमें टेबल यूज होते हैं। ठीक, मान लीजिए मैं 27% लेता हूं, वॉच घबराइए मत। 27% लेने से भाई उधर क्या कहानी रहेगी भाई, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी चाहिए मुझे। क्या किया जी उधर, एनुटी अपॉन आई 1 माइनस 1 प्लस आई पावर में माइनस है। 1 रुपए की एनुटी है जी, 1 रुपया 27% पर भाई देखना है कितने, किसके बराबर होगा, 1 डिवाइडेड बाय 0.27, 1 माइनस 1 प्लस 0.27, पावर में कितना जी उधर -5, खाली यही निकाल लो, 1/1.27 पावर में 4 एंड 1.27, ये रफ में निकाल लो। पॉइंट 30,267। भाई जरा ये करिए तो जरा, टू सिक्स हाँ जी
1 माइनस करिए, 1 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 0.27, बोलिए 2.58270 5827। भाई कुछ समझ आ रहा है? हाँ जी, दो वैल्यूज आ गई, देखिएगा। एक वैल्यू, प्लीज ध्यान दें, एक वैल्यू 2.5 से ऊपर है, 2.5827, कितने परसेंट पे था? और एक वैल्यू है मेरे पास 2.5 के नीचे, 2 पॉइंट क्या था जी उधर, 4355। अब मैं आपको भाई बता दूं बेस्ट क्या होगा जी, और क्लोजर लेना 27 28 या 27 29 ऐसा लेना और बेटर होगा, बट इतना टाइम नहीं है मेरे पास। दो करीबी वैल्यू, बहुत करीब होने से तो बहुत एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, बहुत एक्यूरेसी, ये बहुत करीब नहीं है बट चल जाएगा काम। तो दो वैल्यूज इस तरह ले ली जाती हैं। देन उसके बाद होता है फॉर्मूला, यूज ऑफ इंटरपोलेशन फॉर्मूला। फॉर फाइंडिंग RRR, फिर एक फॉर्मूला यूज करके IRR निकाला जाता है। भाई फॉर्मूला क्या है जी, IRR इज इक्वल टू हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस बाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ all outflows minus present value of inflow at higher rate divided by difference of inflows at two rates into difference of rates। ये फॉर्मूला है जी। अब कोई बोले कि हमारे किस काम आएगा, हमारे काम नहीं आएगा, खाली प्रोसेस सिखा देना मेरी ड्यूटी थी, वो सिखा के इसको बंद कर दूंगा। मैं भी कल थोड़ा सा उधर इस पर और काम कर लूँ, ताकि आप जब बुक से बनाएं तो बुक की प्रॉब्लम्स आपसे बन जाएं। एग्जामिनेशन में भाई उधर आने का स्कोप बहुत कम है, आप इमेजिन कर सकते हैं, टाइम कंज्यूमिंग है। हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट भाई कितना था अपना, 30 था जी, माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल आउटफ्लोज, हमारे आउटफ्लोज जो थे उनकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी थी, 45,000। इनफ्लोज भाई हमारे कितने आने वाले थे, भाई हायर रेट पर देखेंगे कि अगर एक एक रुपया करके, दादा ये एक एक रुपया करके कोई 5 साल तक जमा करे, 5 ईयर्स तक, तो उसको भाई कितना मिलेगा जी, 2.4355। तो अगर एक एक रुपए की एन्युटी के लिए अगर 2.43356 ये जो बोलता है मिलेगा, तो 18,000 की एन्युटी के लिए कितना मिलेगा, इट वुड बी 18,000 इनटू क्या था जी, 2.43556। वो कर लेते हैं, विल डू इट अपॉन, भाई जरा ध्यान दीजिएगा, डिफरेंस ऑफ इनफ्लोज एट टू रेट्स, दो रेट्स आपने जो लिए हैं 30 और 27, इन दोनों के भाई डिफरेंस कितना है, जरा माइनस करके बोलिए एग्जैक्ट। हाँ जी, हमने 27 वाला कितना लिया था, ये है, सॉरी आप सही बोल रहे हैं, 27 वाला ये। तो भाई कितना भाई इनफ्लोज में डिफरेंस कितना होगा, अगर एक एक रुपए की एन्युटी हो तो 2.43556 आएगा कितने परसेंट से, 30% से, और 27% से भाई उधर क्या था अपना, ये 2.5827, ये है जी, ये 18,000 रुपये की एन्युटी होती।
और दोनों का रेट का डिफरेंस कितना है भाई? 30 माइनस 27। अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो भाई मेरे पास ज़रा फिगर्स हैं, ज़रा देखिए तो भाई उधर। इज इट लाइक दिस क्या? 45,000 माइनस 43835 है क्या? हाँ जी, नहीं बोलेंगे? 43,840 ठीक है। ये भाई फिगर आ जाएगी। 43,840 अब ठीक है यार, 840 व्हाटएवर। और ये नीचे वाली भी ज़रा देखिए। अब एग्जैक्ट ये नहीं होगी बिकॉज थोड़ी अप्रॉक्सीमेशन की है। 26487 49 कर दूं? हाँ ठीक है। ये देखिएगा भाई, अप्रॉक्सीमेटली 28.68 आना चाहिए। है ना? अब पॉइंट इज, आप समझ सकते हैं कि यार उधर ये कम्बरसम अप्रोच हमारे लिए बनी नहीं है। इट्स नॉट मेंट फॉर अस, एटलीस्ट फॉर एग्जामिनेशन पर्पस। बट निकालने का तरीका इसका ये होता है कि आप हमेशा याद रखिएगा, ऑलवेज, कि इसको वर्कआउट करने के लिए ये सारा जो प्रोसेस आप देख रहे हैं ये फॉलो करके भाई IRR निकलता है। ठीक? श्योर। अब एक काम करिए, सिर्फ ये फॉर्मूला कॉपी करिए। डिफरेंस ऑफ रेट्स। लिखा? ये आपके सामने पड़ा है। ठीक? इसको नहीं मैं हटाने वाला हूं। आप एक क्वेश्चन लिखिए, राइट डाउन। टूटा फूटा ही ट्राई करना है, बट करना है, क्योंकि ये एक शॉट में लोगों का फिट नहीं होता है। लिखिए, प्रोजेक्ट outlay 36,000, annuity for 5 years, rupees 11,200 each, each, find IRR.
कोशिश करिए।